हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम जो है सोशोलॉजी के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के जो जाति से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था है उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि यूजीसी नेट की जो भी आपका सोशोलॉजी का पेपर होगा उसमें इससे आपके ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जातियां भी कहा जाता है। ऐसे कई प्रश्न बनकर आ चुके हैं। ठीक है, अस्पृश्य का तात्पर्य क्या होता है? जो छूने योग्य नहीं है। तो याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर है डॉक्टर के.एन. शर्मा ने क्या लिखा है कि अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर डी.एन. मजुमदार के अनुसार उनकी जो परिभाषा है काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, अस्पृश्य जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत सी निर्योग्यताएं उच्च जाति द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं। अगला है अनुसूचित जातियों की समस्याएं क्या हैं। कि निर्योग्यताओं का तात्पर्य है किसी वर्ग अथवा समूह को कुछ अधिकारों या सुविधाओं को प्राप्त करने के अयोग्य मान लेना था। मतलब उन्हें जो है कि कुछ जो भी अधिकार और सुविधाएं हैं उन्हें नहीं देने से है। भारत में अनुसूचित जातियों की कई निर्योग्यता हैं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं। धार्मिक निर्योग्यताएं कौन सी होती हैं? धार्मिक निर्योग्यता होता है मंदिर प्रवेश, पवित्र स्थानों के उपयोग पर उनका प्रतिबंध रहता है, वो मंदिर में और पवित्र स्थानों पर नहीं जाते हैं। सेकंड है कि धार्मिक सुख सुविधाओं से वो वंचित होते हैं। थर्ड है कि धार्मिक संस्कारों के संपादन पर भी उनका प्रतिबंध लगा रहता है। नेक्स्ट है सामाजिक निर्योग्यताएं। समस्याएं क्या आती हैं? कि सामाजिक संपर्क पर उनका रोक रहता है, सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर भी उनका प्रतिबंध रहता है और शिक्षा और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं पर भी उनका अभाव रहता है। अस्पृश्य एक पृथक समाज के रूप में देखे जाते हैं। अगला है आर्थिक निर्योग्यताएं, देख लेते हैं। व्यावसायिक निर्योग्यताएं तो होती हैं, संपत्ति संबंधित भी निर्योग्यता पाई जाती है और उनका आर्थिक शोषण भी किया जाता है। फिर है राजनीतिक निर्योग्यता। इसमें शासन सत्ता से इनको दूर रखा जाता है और राजनीति में भी इनकी भागीदारी नहीं होती। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुसूचित जातियों के संबंध में संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या क्या बनाई हैं। तो संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष जो है संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, पक्का बनेंगे, ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला है अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 15(1) में। फिर अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्य का अंत कर उसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 19 के आधार पर अस्पृश्यों की व्यावसायिक निर्योग्यताओं को समाप्त किया जा चुका है और उन्हें किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आज़ादी दी गई। मतलब वो किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं। फोर्थ बताया है कि अनुच्छेद 25 में हिंदुओं के सार्वजनिक जो धार्मिक स्थान हैं उन स्थानों के द्वार पर सभी जातियों के खोल दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई भी शोषण नहीं होगा, सभी जातियां वहां जा सकती हैं। और अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्णतः आंशिक रूप से सहायता भी दी जाएगी। ठीक है, तो राज्य को जो है राज्य द्वारा भी दी जाएगी और किसी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से भी नहीं रोका जाएगा। अगला है अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य दुर्बलतर लोगों की शिक्षा संबंधित आर्थिक हितों की रक्षा भी करेगा। फिर है अनुच्छेद 330, 332 और 334। ये जरूर याद कर लीजिएगा, इनसे ज़रूर क्वेश्चंस बनेंगे। कि अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिए लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकायों में स्थान भी इनके लिए सुरक्षित किए जाएंगे, तो ये इनमें भी भाग ले पाएंगे। ठीक है, 8th पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि संघ तथा राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं एवं पात्रों के लिए नियुक्ता करने में अनुसूचित और आदिम जनजातियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। अगला है अनुच्छेद 146वें और 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण हितों की रक्षा के लिए राज्य में सलाहकार परिषद और पृथक विभागों की भी स्थापना की जाएगी। और 10वां है देश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है।
ठीक है। अस्पृश्य जातियां जो हैं, अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए 1955 में अस्पृश्य यानी अपराध अधिनियम बनाया गया था। और इस अधिनियम में 17 धाराओं के द्वारा, कब 1955 में, और 17 धाराओं के द्वारा अस्पृश्य को भी सभी नियोक्ताओं को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। अब अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याएं, दुर्गम निवास स्थान, सांस्कृतिक संपर्क में समस्या है, ठीक है, आर्थिक समस्याएं उनकी, सामाजिक समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं है, शिक्षा से भी संबंधित समस्या है, राजनीतिक अवचेतन है, मतलब राजनीति के बारे में जानते नहीं है, एकीकरण है, उनमें एकीकरण की समस्या पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे अनुसूचित जातियों के संबंध में संवैधानिक व्यवस्थाएं कैसी कैसी हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र राज्यों की राजनीति जनजातियों के कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देनी होगी। और अनुच्छेद जो 325 में है उसमें कहा गया है कि किसी को धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर किसी पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, सब मत दे पाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 335 के अनुसार सरकार नौकरियों में इनके लिए एक स्थान भी सुरक्षित रखेगी। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की भी नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। और 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद की नियुक्ति का व्यवस्था की गई है। और 6th है अनुच्छेद 324 और 244 में राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है नौकरियों में प्रार्थना पत्र देने और आयु सीमा में छूट दी गई है। शिक्षण संस्थाओं में इन्हें निःशुल्क, ठीक है, इन्हें किसी प्रकार की फीस नहीं दी जाएगी, उससे मुक्त किया गया है। और कुछ स्थानों में इसके लिए आरक्षित भी किया गया है। अगस्त 1978 में संविधान के अनुच्छेद 348 है, इसके तहत अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए एक आयोग की भी स्थापना की गई है। फिर है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में संविधान के लिए अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अलग मंत्री जो है नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा आज का ये क्लास रही है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इससे आगे के इसका जो है सेकंड पार्ट भी बनेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी भी जो है कंप्लीट कर लेंगे। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।